जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपको लाइव 2 का लेक्चर 6 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप का बचा हुआ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो दूरदर्शी। इसे हम लोग ओपेरा ग्लास भी कहते हैं, ओपेरा ग्लास कहते हैं इसको। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जैसा अभी तक हमने देखा, इससे पहले देखा था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसमें हमने क्या किया था, उसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पार्थिव दूरदर्शी में क्या किया गया था कि 3 कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया था, मतलब उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया था, उसकी ट्यूब लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो गैलीलियो ने ऐसा काम किया कि लेंस कम से कम रहे और साइज छोटे से छोटा रहे, और उन्होंने एक नया जो है टेलीस्कोप तैयार किया, जिसने उन्होंने खुद का नाम दिया गैलीलियो टेलीस्कोप। इसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस का यूज किया गया। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस यानी अभिदर्शक लेंस का काम करेगा, और कॉन्केव लेंस जो है आईपीस लेंस यानी नेत्रिका का काम करता है। जो अनंत से प्रकाश करने आती हैं, इनफाइनाइट से लाइट रेज आती हैं, वो सीधे जाकर प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे जाके मिलेंगी, फोकस पे जाके काटेंगे, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी। ये प्रतिबिंब जो है कॉन्केव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए काय का काम करेगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का काम करेगा, और ये वस्तु से प्रतिबिंब बनेगा फिर यहाँ पर, जो कि आभासी सीधा होगा पहले की तुलना में। तो आभासी सीधा प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा और वस्तु से बड़ा भी मिल जाएगा। इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो ये स्थिति कहलाती है गैलीलियो टेलीस्कोप। इसमें अगर केस फर्स्ट देखा जाए तो इसमें फॉर्मूला रहेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब क्या होगा, तब जो है यानी v बराबर माइनस डी पर बने, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एम डी इक्वल्स टू एफ ओ बटा एफ ई इंटू 1 माइनस एफ ई बटा डी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का, वो भी गैलीलियो के लिए। फिर एल डी क्या हो जाएगी, एफ ओ माइनस यू ई। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी, ये एफ ओ है और ये यू ई है, तो एफ ओ में से यू ई घटा देंगे तो अपने को ट्यूब लेंथ मिल जाएगी। सेकंड केस रहेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है जी। व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू ई बराबर एफ ई, यानी कि ये यू ई जो है इसको इसके फोकस के बराबर दूरी पर रखना होगा, तब जाकर ऐसा होगा। ठीक है। जैसे यू ई बराबर एफ ई करेंगे, एम इन्फिनिटी आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, और एल इन्फिनिटी आ जाएगा एफ ओ माइनस एफ ई। इस तरीके से ये टेलीस्कोप के फॉर्मूले हो गए। आपको सारे कंपेरिजन में याद रखने हैं। कंपेरिजन में आपको एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से कंपेरिजन में याद रखना है। देखिएगा, थोड़ा सा एक साथ याद रखेंगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं तो क्या बार बार दिक्कत आती है, सर याद नहीं हो रहा है, फॉर्मूले एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं। तो कैसे याद करना है वो आपको बताता हूँ। आइए तो देखते हैं। सारे एक साथ कंपेरिजन में फॉर्मूले आपके साथ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन्हें इस तरीके से एक बार लिखिए, लिखकर इनको एक बार समझिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है, अदरवाइज का वो बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा फॉर्मूला कौन सा होगा, कैसे याद करें सर, समझ में नहीं आ पाता। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्या करें, आप इनको याद करने के लिए एक साथ लिख लें। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था एम डी इक्वल टू था, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला था, 1 प्लस डी बाय एफ था। ठीक है जी। और एम इन्फिनिटी था डी बाय एफ, ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम था। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, वी ओपन यू और आ गया, यानी कि एम जो होता है वो क्या होता है, एमओ इंटू एम ई, ये होता है ऑब्जेक्ट लेंस का और ये होता है आईपीस लेंस का। तो एमओ इंटू एम ई कर दिया। ट्यूब लेंथ आ गई दोनों लेंस के बीच की दूरी, ये थोड़ा सा आपको डायग्राम से देखना पड़ेगा, जो मैंने डायग्राम बनाए थे उनमें दिख जाएगा आपको। और इनफाइनाइट कंडीशन में देखो डी बाई एफ, ये डी बाई एफ ये रहा, वी ओ बटा यू का एक साथ एमओ, मतलब जो एमओ था यानी कि जो मैग्निफिकेशन था ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा उत्पन्न, उसको हमने देख लिया, तो उससे हमारा क्लियर हो गया ये एमओ होगा वी ओ बटा यू ओ। तो ये दोनों जगह रख दिया, यहाँ पर ये इसके फॉर्म में रख दिए। नाउ अब चेंज होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा करके बनाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी की बात की जाती है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होगा, फॉर्मूले में माइनस एफ ओ बटा एफ ई आएगा, ये माइनस एफ ओ बटा एफ ई है, ये माइनस साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये डी बाई एफ ई था, इसमें जाके पलट गया एफ ई बाई डी हो गया, इतना याद रखना है। इधर माइनस एफ ओ बाई एफ ई, वी ओ बटा यू की जगह पे हो गया माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और इधर पलट गया डी बटा एफ ई है, एफ ई बाई डी पलट दिया, तो इसको भी पलट दिया हमने। और इधर जो है यहाँ पर जो ये हट गया, तो क्या बचेगा, माइनस एफ ओ बाई एफ ई बचेगा।
अब इसके फॉर्मूले अगर याद होगा इन दोनों की हेल्प से तो भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें क्या करना है, बस ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज क्यों किया था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल था, आसमान की चीजों को देखने के लिए, गोल पिंडों को देखने के लिए। और गोल पिंड कैसे होते हैं, उल्टे सीधे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसलिए जब धरती पर बात की गई, पृथ्वी पर बात की गई, तो प्रतिबिंब कैसे दिखाई दिए, इससे उल्टे, एस्ट्रोनॉमिकल से। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक इन्वर्ट लेंस का एक्स्ट्रा यूज हुआ था। तो एक्स्ट्रा यूज होने पर क्या होगा, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले में 4f जुड़ जाएगा ये, इसलिए इसकी ट्यूब लेंथ जो होती है इससे 4f ज्यादा होती है हर बार। तो ये एक चीज हो जाएगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। दूसरी चीज हो जाएगी क्या, माइनस का क्या हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, बाकी सारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। ट्यूब लेंथ में 4f इंक्रीज हो जाएगी, बाकी सारा फॉर्मूला एस्ट्रोनॉमिकल जैसा ही है, बस माइनस का प्लस हो गया और कोई चेंज नहीं आया। और फिर जैसे हम गैलीलियो टेलीस्कोप में पहुंचे, तो गैलीलियो टेलीस्कोप की बात की जाए तो गैलीलियो टेलीस्कोप में क्या है, md इक्वल्स टू f/fe 1 माइनस fe/d, बस अंदर माइनस हो गया फॉर्मूले में, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्केव के लिए आईपीस लेंस कॉन्केव होता है, तो हो गया माइनस, ठीक है ना। जो नेत्री का होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस होता है, तो उसके लिए माइनस लगा दिया। ट्यूब लेंथ में भी FO माइनस यू ही हो जाएगा, और ये FO/fe आएगा, और इधर FO माइनस fe हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले एक साथ आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। इनको एक साथ याद रखिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में वैसे ही आते जाते एस्ट्रोनॉमिकल पे पूछते हैं, कुछ नहीं कहा तो एस्ट्रोनॉमिकल मान के चलना है। अगर कुछ और स्पेशली कहा जाएगा तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा चीज दी हुई तो आप समझ जाएंगे कौन सा वाला पूछा है। तो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्या, रेनबो पे। इंद्रधनुष, ये जो है हमको शॉर्ट में चीजें याद रखनी है, बस शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब भी प्रकाश किरणों का जो है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब होगा पानी की बूंदों से, जब प्रकाश परावर्तित होगा तो उससे क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनता है। यानी प्रकाश किरणें 7 रंगों में बिखर जाती हैं, और 7 कलर्स में जैसे ही वो स्कैटर्ड होती हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है, जो आपने देखा होगा अक्सर, जहाँ पर सनसेट होता है उसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो आपको एक रेनबो टाइप दिखाई देगा, 7 कलर्स दिखाई देंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के होते हैं ये, प्राइमरी यानी प्राथमिक एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राथमिक और द्वितीयक, ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, इधर हो गया द्वितीयक। 2 प्रकार के प्राइमरी को देखें, दोनों में क्या होता है देखिएगा, प्राइमरी में और सेकेंडरी में, जैसी लाइट रे जो होती है किसी भी चीज में एंटर करेगी, टकराएगी, वापस आएगी, फिर वापस आएगी, तो क्या होगा, एक बार गई एक बार वापस आई, अंदर जाके वापस आएगी, तो 2 बार रिफ्लेक्शन तो हो गया, यानी कि अपवर्तन। 2 चीजें होती है इसमें, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि रिफ्रैक्शन और TIR। प्राइमरी में अपवर्तन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, लाइट रे जाएगी वापस आएगी, 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया। और TIR कितनी बार होगा, 1 बार, पूर्णांतरिक परावर्तन 1 बार होगा, ठीक है जी। द्वितीयक में फिर वो लाइट रे अंदर जाएगी, कितनी बार भी TIR हो, लेकिन क्या होगा, बाहर जब निकलेगी तो अपवर्तन टोटल 2 बार हो गया, और TIR कितना होता है, 2 बार। प्राइमरी में 1 बार TIR, सेकेंडरी में 2 बार TIR। लाइक ऐसा होता है, लाइट रे जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, बाहर निकली, ठीक है ना। ये TIR यहाँ से हो गया। इसमें क्या होगा, जाएगी, टकराएगी, इधर टकराई, फिर बाहर आई। इस तरीके से क्या हो गया, 2 बार TIR होता है बूंद के अंदर, पानी की बूंद के अंदर। इसमें जो एंगल बनता है वो लगभग बनता है 42 डिग्री। इसका जो एंगल रहता है कितना रहता है, 42 डिग्री के आसपास रहता है, और इसमें 52 डिग्री के आसपास रहता है, अप्रोक्सीमेट एंगल ना। तो ऐसा याद रख लेंगे ना तो आपको इस रेनबो में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा किस पे आते हैं, हम लोग स्पेक्ट्रम पे फिर से आते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम में देखें तो स्पेक्ट्रम प्रकाश का वर्णक्रम, ठीक है जी।
जब भी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर्स में, विबग्योर, बैजानी, पिनाला, ठीक है ना, 7 रंग आप सभी को पता है। ये कहलाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम कई टाइप के होते हैं, प्योर, इम्प्योर, ठीक है ना, इसके बाद रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। तो इनको देखते हैं। तो प्योर इम्प्योर में क्या होता है, पहले देखते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्णक्रम। वर्णक्रम के टाइप देखें तो शुद्ध अशुद्ध वर्णक्रम देखते हैं पहले। शुद्ध और अशुद्ध वर्णक्रम, एक शुद्ध एक अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर इम्प्योर की बात की जाए तो प्योर इम्प्योर क्या होते हैं, शुद्ध अशुद्ध क्या होते हैं। शुद्ध वर्णक्रम वो होते हैं जिन्हें पर्दे पर जिन्हें जो है जिनके सारे कलर्स जो है एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, वेल डिमार्केशन लाइन होती है इनके बीच में, एक बहुत ही अच्छी विभाजन रेखा होती है। मतलब अगर देखना है आपको, एक कलर यहाँ से यहाँ चालू हुआ, दूसरा कलर यहाँ से यहाँ चालू हुआ, ऐसे करके अलग अलग कलर की लाइनें होती है, उसे कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, शुद्ध वर्णक्रम। अशुद्ध में क्या होता है, इम्प्योर में क्या होता है, सारी लाइनें सारे कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता है कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। तो प्योर इम्प्योर में क्या होता है, प्योर में वेल डिमार्केशन लाइन ऑफ ईच कलर, प्रत्येक रंग की एक निश्चित रेखा होती है, निश्चित बाउंड्री होती है, जबकि इम्प्योर में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। फिर बात की जाए शुद्ध शुद्ध में, अब शुद्ध वर्णक्रम की बात करें तो इनमें टाइप होते हैं कैसे, 2 प्रकार होते हैं। उन वर्णक्रमों की टाइप की बात की जाए तो कौन से होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल यानी वास्तविक और वर्चुअल यानी कि आभासी। जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, द स्पेक्ट्रम विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल स्पेक्ट्रम। जिन वर्णक्रम को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक वर्णक्रम, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, दे कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल स्पेक्ट्रम, उन्हें हम क्या कहेंगे, आभासी वर्णक्रम कहेंगे। तो रियल एंड वर्चुअल में ये हो गया, ठीक है। अब ये रियल स्पेक्ट्रम होता है, इसके जो है 2 टाइप होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि एक होता है अवशोषण वर्णक्रम, एक होता है उत्सर्जन वर्णक्रम। इन शॉर्ट समझने के लिए हम एक ही काम करेंगे। इमिशन वर्णक्रम क्या होता है, उत्सर्जन वर्णक्रम, जब भी कोई वस्तु हाई टेम्परेचर पर होती है, एनी ऑब्जेक्ट इज एट हाई टेम्परेचर, जब भी कोई वस्तु उच्च ताप पर होगी तो क्या करेगी, वो प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, तो क्या होगा, उत्सर्जन वर्णक्रम मिलेगा उससे। और जब भी कोई वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित करती है, ठीक है ना, या फिर जैसे कम तापमान पर क्या होता है, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, नो लाइट विल बी इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, देन इट गिव्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण वर्णक्रम देगी। जब पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाएगा, कोई भी प्रकाश वस्तु से बाहर न निकले, तो क्या होगा, अवशोषण वर्णक्रम। जैसे नॉर्मली वैसे तो हमको पता है सूर्य जो है उगता है, एक साइड से जाता है दूसरी साइड पहुंच जाता है, तो क्या होता है, हम कहते हैं उसको सनराइज एंड सनसेट। जैसे सनराइज हुआ, जब वो लाइट दे रहा था तो क्या हुआ, हमें सब जगह उजाला उजाला दिखाई दिया, सब जगह इमिशन हुआ, उत्सर्जन हुआ। एंड व्हेनेवर सनसेट, जब सूर्य क्या हो गया, सेट हो गया, यानी कि सूर्य जो है अस्त हो गया, तो हमने देखा कि सूर्य बुझ गया, ऐसा कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, फिजिक्स वाले हम लोग, हम जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है, तो डोंट टेक अदरवाइज, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। व्हेनेवर सनसेट, जब सूर्य डूब गया तो क्या हो गया, ऐसा मान लीजिए सारा प्रकाश सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, यानी सब जगह अंधेरे अंधेरा दिखता है, एवरीवेयर लाइट इज नॉट फाउंड, तो वो कहलाएगा अवशोषण वर्णक्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे। अब ये जो होते हैं दोनों ही टाइप के वर्णक्रम 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सतत, कंटिन्यूअस, एक होता है रेखिल यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम, और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम, BAND। ये 3 स्पेक्ट्रम होते हैं, दोनों टाइप में देखा जाए तो इसमें भी ये मिलेंगे, इसमें भी ये मिलेंगे। फर्क क्या है इनमें, वही मैंने बताया कि जब हाई टेम्परेचर होगा या जब लाइट इमिट होगी तो ये बनेगा, और जब वो लाइट किसी चीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो बनेगा कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, वहां पर अवशोषण वर्णक्रम मिलेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के समय जो फ्राउनहोफर लाइन्स होती हैं
वो जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का भी एग्जाम्पल है, कहा जाता है। जो सौर वर्णक्रम में मिलती हैं सोलर स्पेक्ट्रम में, फ्राउनहोफर लाइंस, फ्राउनहोफर रेखा वो का एग्जाम्पल है, अवशोषण वर्णक्रम का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। अब इनमें देखेंगे, इनको याद रखने के लिए क्या है, ये याद रखना है कि हमने क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि कौन सा वर्णक्रम कब प्राप्त होता है, तो दोनों टाइप में देखें, जब इमिशन होगा तो इमिशन वाला, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन वाला। लेकिन कौन कौन देगा इसको, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है, जब लाइट कंटिन्यूस देने वाला सोर्स होता है, इनकैंडिसेंट सोर्स होता है, जो कंटिन्यूसली जल रहा है, लगातार जलने वाला स्रोत जो होता है, वो क्या देता है, सतत वर्णक्रम देता है। जैसे हमने बोल दिया सूर्य, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सन, कैंडल बोल सकते हैं, मोमबत्ती बोल सकते हैं, ये भी इसका अच्छा एग्जांपल होगा। तो कंटिन्यूस एग्जांपल, कंटिन्यूस का एग्जांपल हो गया ये। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम जितने भी एटम होते हैं, परमाणु, जब भी ये एटम वाला वर्ड आया है, एटम दिया, सोडियम एटम हुआ, पोटेशियम एटम हुआ, ऐसा कुछ भी एटम दिया है और उनका स्पेक्ट्रम पूछा है, तो दे विल ऑलवेज गिव द लाइन स्पेक्ट्रम, आइदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, या तो उत्सर्जन देंगे, अवशोषण देंगे, डिपेंड करेगा कैसी कंडीशन है, एब्जॉर्ब कर रही है लाइट या इमिट कर रही है। ठीक है ना, तो ये रेखिल यानी कि कौन देगा, एटम देंगे, और बैंड कौन देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है ना, अणु जो भी होंगे, CO2, N2O वगैरह, ऐसे कुछ भी अणु ले लो अपन, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो कौन सा देंगे, बैंड स्पेक्ट्रम, मे बी इमिशन, इट मे बी एब्जॉर्प्शन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अपने एग्जाम के लिए इतना काफी है कि बस ये चीज अपने को क्लियर है दिमाग में, तो इतना लॉजिक लगा सकते हैं वहां पर कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या होगा वहां पर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं या इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, व्हेनेवर लाइट एब्जॉर्ब बाय एनी ऑब्जेक्ट, जैसे लाइट आ रही है, लाइट आती है, लाइट आगे पड़ी, जैसे आप है, आप सनलाइट के आगे, किसी लाइट आगे सामने सारी आप खड़े होकर इसके आगे, तो क्या होता है, पीछे आपकी परछाई बन जाती है, तो क्या बन गया वहाँ पे डार्क लाइट, क्योंकि हमने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एक तरह से कहा जाए, लाइट हमारे में से आर पार नहीं गई, तो क्या हो गया, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन लाइट अगर आर पार जाती है, निकल जाती है, तो क्या होगा, उससे इमिशन मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। या हम लाइट एब्जॉर्ब करके चमकने लग जाए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या मिल जाएगा हमको, इमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन देता है ऐसे स्पेक्ट्रम। इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कंटिन्यूस कलर्स मिलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कलर्स की लाइंस मिलती हैं, रंगों की रेखाएं मिलती हैं पतली पतली। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम में जो होता है, मोटे मोटे बैंड मिलते हैं, पट्टे मिलते हैं, बड़े बड़े बैंड मिलते हैं कलर्स के। ठीक है जी, इस प्रकार से इनको याद रखिएगा, ये है स्पेक्ट्रम का टाइप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के बाद हम बढ़ते हैं आगे की चीजें देखते हैं। अगला देखते हैं अक्षीय वर्ण विपथन, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, अक्षीय वर्ण विपथन। ये क्या होता है, जब भी लाइट रे किसी लेंस से गुजरती है तो क्या होता है, वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर अलग अलग जगह पर फोकस होती है। तो अगर हम देखें, जो सबसे दूर जाएगी वो होगी कौन सी, रेड, जो सबसे पास में वो हो जाएगी एफ, वॉयलेट। ठीक है ना, तो ये है अक्षीय वर्ण विपथन के अलग अलग रंग कहाँ होंगे, अलग अलग जगहों पर फोकसित होते हैं। जैसे क्या होता है, इमेज होती है, ब्लड होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, अलग अलग कलर होगी जगह, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फोकस होते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, अक्षीय वर्ण विपथन। इसको करेक्ट करने के लिए एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन ACA इक्वल्स टू F रेड माइनस F वॉयलेट इक्वल्स टू ओमेगा इंटू F वाई। रेड होगी लाल कलर की फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर, V हो गई वॉयलेट कलर के लिए यानी बैगनी रंग के लिए, ओमेगा हो गया डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गई, एंड F वाई है येलो कलर की फोकल लेंथ। ठीक है ना, पीले रंग की फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा अक्षीय वर्ण विपथन का फॉर्मूला। और अवर्णकता की शर्त एक और होती है, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक अवर्णकता के लिए, ओमेगा 1 बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 इक्वल्स टू
0 टोटल ये होना चाहिए, या फिर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 सॉरी ओमेगा 1 अपॉन F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन F2, इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस F1 अपॉन F2, इनका रेशियो भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या क्या हमसे पूछा गया है। ये एक्सियल क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन में फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि क्या होता है, तो आप फॉर्मूला या फिर आपको फोकल लेंथ दे देंगे, ओमेगा पूछ लेंगे, एफ वाई दे देंगे। एफ वाई ले लिया तो एफ वाई निकाल सकते हैं आप। एफ वाई कैसे निकालते हैं, एफ रेड प्लस एफ वॉयलेट डिवाइडेड बाई 2, इससे आप एफ वाई निकाल सकते हैं। येलो कलर की फोकस दूरी जैसे हम माध्य रंग कहते हैं, मीन कलर बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा चीज होगी एक और। चलिए तो आपको क्या करना है, मेनली तो फॉर्मूले याद रखना है, और पढ़ने का तरीका यही है कि बार बार आप फॉर्मूले भी याद करिए, थ्योरी बार बार पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थोड़ा टाइम लगता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स बहुत जल्दी हो जाए, एकदम आपने पढ़ा और एकदम से फिजिक्स आ जाएगी। फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो होपलेस नहीं होना है, होप को बना के रखना है और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करिए और जितने हो सके पहले फॉर्मूले भी याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले याद करने से ही आपका सब कुछ हो जाएगा फिजिक्स में। फॉर्मूला अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए क्या थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल या कहें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो होते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं फिजिक्स में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी और आपको फिजिक्स सब्जेक्ट जो है जो हार्ड लगता है वो हार्ड नहीं लगेगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके उसको कॉम्पैक्ट करने की, शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स की बार बार स्टडी करें और उनको बार बार पढ़ते रहें, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो फॉर्मूले एक बार याद हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे तो फिर फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन वगैरह का भी ध्यान रखना है, लेकिन लाइट 1 लाइट 2 कुछ ऐसे चैप्टर इनमें ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं रहता है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उतने लिमिटेड 1-2 सेंटीमीटर मीटर का पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है जी, तो वो याद रखिएगा कि क्या होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ 1-2 और चीज़ें बता देता हूँ। एक आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लाइट 1 का पार्ट है थोड़ा सा, लैटरल शिफ्ट बोल देंगे इसको। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, पार्श्व विस्थापन। ये क्या था, जैसे ये है कोई मीडियम, लाइट रे इसमें से जाएगी तो क्या होगा, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन इसमें जाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी रिफ्रैक्टेड हुई, फिर बाहर निकल के ऐसी चली गई, मतलब गई तो उधर ही साइड, लेकिन ये जो ड्रिफ्ट आ गया, शिफ्ट आ गया, ये क्या हो गया, डी। ठीक है जी, ये एंगल आई है, ठीक है ना, नॉर्मल से एंगल आर हो गया, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। ये टी इसकी थिकनेस हो गई, तो इसमें ये लेटरल शिफ्ट कितना आता है, पार्श्व विस्थापन कितना आता है, कितना प्रकाश किरण जो है साइड में चली जाती है, उसका फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले जितने भी मिलें आप याद रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी इससे। ठीक है जी, तो इसको भी याद रखिएगा, लेटरल शिफ्ट है, इसको याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब जो अगला टॉपिक हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।